हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी मानव नेत्र और रंगीन संसार। और इसमें हमने बच्चों किए थे पिछली बार एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 6 और आज हम करेंगे 7 ऑनवर्ड्स। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चों आपको? Make a diagram to show how hypermetropia is corrected. The near point of a hypermetropia eye is 1 meter. What is the power of the lens required to correct this defect? Assume that the near point of the normal eye is 25 सेंटीमीटर। यानी हाइपरमेट्रोपिया को कैसे ठीक किया जा सकता है उसको दिखाने के लिए एक चित्र बनाना है बच्चों। और हाइपरमेट्रोपिया आँख का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को ठीक करने के लिए लेंस की कितनी शक्ति आवश्यक है या कितनी क्षमता का हमें लेंस आवश्यक होगा? मान लीजिए कि सामान्य आँख का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर है। तो क्या आंसर होगा बच्चों इसका? एन इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट ही और शी विल फेस डिफिकल्टी इन क्लियरली सीइंग ऑब्जेक्ट नियर बाई। This happens because the eye lens focuses the incoming divergent ray beyond the retina. यानी हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति अलग अलग वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन उसके पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा उसे, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंख का लेंस आने वाली अपसारी किरणों को रेटिना से परे केंद्रित करता है बच्चों। तो इसे करेक्ट कैसे किया जा सकता है बच्चों? This is corrected by using a convex lens. A convex lens of a suitable power converges the incoming light in such a way that the image is formed on the retina as shown in the following figure. यानी उत्तल लेंस का उपयोग करके इसे ठीक किया जाता है। उपयुक्त शक्ति का एक उत्तल लेंस आने वाली रोशनी को इस प्रकार अपसारित करता है कि छवि रेटिना पर बनती है, जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात आती है कि हमें कितनी क्षमता का वो लेंस चाहिएगा बच्चों। तो कॉन्वेक्स लेंस क्रिएट ए वर्चुअल इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट एंड इन द अबव फिगर एट द नियर पॉइंट एंड ऑफ द इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। अब 25 सेंटीमीटर क्या है? आँख की सामान्य दृष्टि है, जिससे देखने के लिए कोई भी सामान्य आँख निकट बिंदु के तौर पर स्पष्ट रूप से चीज़ों को देख सकती है। और यहाँ पर निकट बिंदु कितना है? 1 मीटर है। तो वस्तु की दूरी हो गया -25 सेंटीमीटर, छवि की दूरी v हो गया -1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर बच्चों। और फोकल लंबाई हमें पता करनी है। तो लेंस फॉर्मूला के हिसाब से जब हम इनकी वैल्यू को पुटअप करेंगे बच्चों, तो हमें क्या मिल जाएगा? f बराबर 100/3, जो कि है बराबर हो जाएगा 33.3 सेंटीमीटर और 0.33 मीटर। अब पावर में अगर इसे डालेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा, पावर का फॉर्मूला है P = 1/f और 1/0.33 अगर डालेंगे तो +3.0d। ये लेंस की क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी। लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी? पावर कितनी हो जाएगी? इतनी क्षमता का हमें दोष निवारण के लिए या डिफेक्ट को ठीक करने के लिए लेंस चाहिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों? Why is a normal eye not able to see clearly the object placed closer than 25 सेंटीमीटर? यानी एक सामान्य आँख 25 सेंटीमीटर से अधिक नज़दीक रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाती है बच्चों? यानी क्या कहना चाह रहा है बच्चों? एक सामान्य आँख 25 सेंटीमीटर से अधिक नज़दीक रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाती है? तो आंसर क्या है बच्चों? ए नॉर्मल आई इज नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर बिकॉज द सिलियरी मसल्स ऑफ द आई आर अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। यानी एक सामान्य आँख 25 सेंटीमीटर से अधिक करीबी वस्तुओं को रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती, क्योंकि आँख की सिलियरी मांसपेशियाँ एक निश्चित सीमा से अधिक सिकुड़ने में क्या होती हैं? असमर्थ होती हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। What happens to image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye? यानी जब हम आँख से किसी वस्तु की दूरी बढ़ाते हैं तो आँख में छवि की दूरी पर क्या होता है बच्चों? तो होता क्या बच्चों? द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इवन ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। द आई लेंस बिकम्स थिनर एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द आई। यानी आँख से किसी वस्तु की दूरी बढ़ाने पर भी प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जैसे जैसे वस्तु आँख से दूर जाती है, आँख का लेंस पतला हो जाता है और इसकी फोकल लंबाई क्या हो जाती है बच्चों? बढ़
जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्या है? वाई डू स्टार्स ट्विंकल्स, यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन बच्चों, प्री बोर्ड में आपके मिड टर्म में भी कई बार आ चुका है, तो इसलिए इसे ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों। होता क्या बच्चों कि द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट। द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ's atmosphere undergo reflection continuously before it reaches the earth. The atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. यानी तारों का टिमटिमाना तारे के प्रकाश में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर पृथ्वी तक पहुंचने से पहले लगातार अपवर्तन से गुजरता है। वायुमंडलीय अपवर्तन धीरे धीरे बदलते अपवर्तनांक वाले मध्यम में होता है। यानी होता क्या है, वायु की कई सारी लेयर होती है तो उसमें अपवर्तन होता है जिसे हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इसके कारण तारों का टिमटिमाना में आभास होता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, यानी बताए कि ग्रह क्यों नहीं चमकते। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे भी ध्यान से समझ लीजिएगा। होता क्या बच्चों, अनलाइक स्टार्स प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। स्टार्स आर सो डिस्टिंक्ट दैट दे अपीयर एज पिन पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑन इन द नाइट स्काई इवन व्हेन व्यूड through a telescope. Since all the light is coming from a single point, its path is highly susceptible to atmospheric interference, that is their light is easily diffracted. यानी तारों के विपरीत ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। तारे इतने दूर होते हैं कि दूरबीन से देखने पर भी वह रात में आकाश के में प्रकाश के बिंदु के रूप में ही दिखाई देते हैं। चूंकि सारा प्रकाश एक ही बिंदु से आ रहा है, इसका मार्ग वायुमंडलीय हस्तक्षेप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, अर्थात उनका प्रकाश आसानी से विवर्तित हो जाता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? वाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है बच्चों। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी जरा समझ लेते हैं बच्चों। व्हेन द लाइट एंड वाइट लाइट्स कमिंग फ्रॉम द सन हैज़ टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस इन द एटमोसफियर बिफोर रीचिंग from the sun has to travel more distance in the atmosphere before reaching the observer. During this, the scattering of all colored light except the light corresponding to red color takes place, and so only the red color light reaches the observer. Therefore, the sun appears reddish at sunrise and sunset. यानी सूर्य से आने वाले श्वेत रोशनी को प्रेक्षक तक पहुंचाने से पहले वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इस दौरान लाल रंग के अनुरूप प्रकाश को छोड़कर सभी रंगीन रोशनियों का प्रकीर्णन होता है और इसलिए केवल लाल रंग का प्रकाश ही पर्यवेक्षक तक पहुंचता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? वाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, यानी किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के बजाय काला क्यों दिखाई देता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों। क्या है? द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट डज नॉट टेक प्लेस आउटसाइड द अर्थ एटमोस्फेयर, यानी किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के बजाय गहरा दिखाई देता है या काला दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं होता है। और एक कारण ये भी रहता है बच्चों कि वहाँ पे प्रकाश का कोई अलग से स्रोत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे होती है ये वाली वीडियो आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में से शुरू करेंगे बच्चों हम इस चैप्टर के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। आशा करता हूँ बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।